बताने वाले थे कि दो वैक्सीन जो आजकल बहुत पॉपुलरली पूरे देश में लगाई जा रही हैं कोविड से बचने के लिए, एक तो कोवैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड वैक्सीन। इनको मैन्युफैक्चर करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम बताना चाहते हैं कि अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो लिखोगे, पहले नोट करके, कोवैक्सीन को। इनके फार्मूला तो हमने पहले बता दिए थे कि कोवैक्सीन में पूरा वायरस ही अटेन्यूएटेड वीक करके लगाया जाता है और कोविशील्ड में जेनेटिकली इंजीनियर्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स लगाई जाती है। तो नोट करके लिखो कि कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, एक कंपनी है भारत बायोटेक, लेकिन भारत बायोटेक के साथ जो है एक तो ICMR, जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका नाम बहुत आता है खबरों में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और नेशनल वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इनके कोलैबोरेशन से ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई। प्लस नेशनल वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इनके कोलैबोरेशन से ये भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन डेवलप करी। फिर दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड। कोविशील्ड इज डेवलप्ड बाय, कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे अलॉन्ग विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से। तो ये नेशनल वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक, इन्होंने कोवैक्सीन डेवलप करी। कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे अलॉन्ग विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हेलो, जरा एक डस्टर दूसरा दे देना, डस्टर दूसरा दे देना। फिर आगे जो हम ड्रग्स पढ़ा रहे थे, ड्रग्स में क्या पढ़ा रहे थे, CNS डिप्रेसेंट, बल्कि कोई कपड़ा हो सूखा दो दे दो, ये सब काला कर देता है मिटाने के बजाय। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं, तो ये CNS को डिप्रेस करते हैं। तो उससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ कॉमनेस, ऑनसेट ऑफ स्लीप, ये होते हैं। जिसमें कि एक कैटेगरी हमने बताया था पिछली क्लास में, कल क्या बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ पढ़ाई थी, जिसमें कि अल्प्राजोलम, क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, क्लोरोडाइजीपॉक्साइड, लोराजीपाम, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जिनके नाम याद करना तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बस बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी एंजियोलिटिक्स के रूप में यूज करने वाली मोस्ट कॉमन ड्रग्स होती हैं, और अगर इन्हीं का डोज ज़्यादा हाई कर दिया जाए तो ये हिप्नोटिक की तरह भी यूज हो जाती है। बेंजोडाइजेपिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट होती हैं। कौन? अगला नाम है बार्बिटूरेट्स। तो बार्बिटूरेट्स जो होती हैं बारब्यूरिक एसिड डेरिवेटिव होती हैं। केमिकली मेलेनोइल यूरिया इनका केमिकल नाम होता है। तो ये भी जो है ना सीडेटिव हिप्नोटिक्स होती हैं। सीडेशन का मतलब होता है कि दिमाग को थोड़ा सा सुस्त करना, दबाना, फीलिंग ऑफ कामनेस, दिमाग को शांत करना। तो एंटी एंजाइटी एक्शन में सीडेशन यानी हल्का नशा आता है, और हाई डोज में ये हिप्नोटिक्स का भी काम करती हैं, सीडेटिव हिप्नोटिक्स, बार्बिटूरेट्स। CNS डिप्रेसेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट जो होते हैं वो होते हैं
ओपिएट्स या जिनको ओपियाइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं, ओपिएट्स या ओपियाइड एनाल्जेसिक जो होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं। तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत तेज़ी से दबाते हैं ये। लेकिन इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी कहाँ कौन से सेल रिसीव करते हैं इन केमिकल को, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन में तो प्रेजेंट होते हैं, प्लस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन एंजाइटी, तो ब्रेन का जो पेन वाला सेंटर होता है, पेन कि बॉडी का कोई भी पेन जाकर के ब्रेन पे जहाँ पहुँचाएगा पेन को सेंसेशन यानी उसको महसूस करवाता है। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो होता है फ्रंटल लोब पे सेरेब्रम में, तो उस पेन सेंटर को ये शून्य कर देता है, तो आदमी को दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए स्ट्रॉन्ग पेन किलर की तरह ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये ओपिएड या ओपिएड एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है? एल्जिया का मतलब होता है पेन और एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। अब ये ओपिएट्स आते कहाँ हैं? ओपिएट्स आर द ओपियम डेरिवेटिव, लेकिन इससे निकलने वाला जो एल्केलॉइड है उस एल्केलॉइड को क्या बोलते हैं? मॉर्फिन। यानी केमिकल जो है ओपिएड या ओपियाइड जैसे ये क्या जनरल नेम हो गया, लेकिन इसका जो केमिकल नेम हो क्या है? मॉर्फिन एल्केलॉइड निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है? ओपियम प्लांट के लैटेक्स से। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लैटेक्स, सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा लैटेक्स होता है, ड्राइड लैटेक्स ऑफ कैप्सुलर फ्रूट्स ऑफ ओपियम प्लांट। ओपियम प्लांट को क्या बोलते हैं? अफीम का पौधा। और ये ओपियम प्लांट जो है ना, इसी का बॉटनिकल नेम क्या है? पेपावर सोमनीफेरम। तो पेपावर सोमनीफेरम जो है, इसकी फैमिली को क्या कहते हैं? पेपावेरेसी फैमिली में ओपियम प्लांट आता है। तो इससे इसके कैप्सुलर फ्रूट्स होते हैं, उससे सफ़ेद सफ़ेद लैटेक्स निकलता है। उसी लैटेक्स से मॉर्फिन मिलती है और मॉर्फिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट होता है, ब्रेन को दबा देता है। तो ब्रेन में पेन जो है ना वह महसूस ही नहीं होता है, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर का ये काम करता है। तो मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। मॉर्फिन इज, अभी हमने बताया कि वेरी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, और ये इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है कि इट इज यूज्ड आफ्टर सर्जरीज। तो ऑपरेशन सर्जरी होने के बाद जो दर्द होता है उनको रिलीव करने के लिए इट कैन बी यूज्ड आफ्टर सर्जरीज एज एन एनाल्जेसिक। लेकिन अब दूसरे तरीके हैं कि मॉर्फिन ना यूज़ करना पड़े, नहीं तो मॉर्फिन के इंजेक्शन सरहद पे लड़ाई करने वाले सैनिक जो होते उनको भी दिया जाता था कि जब पूरा बदन गोलियों से छलनी हो तो दर्द से चिल्ला के तड़प तड़प के ना मरे, बल्कि अपने आप को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा करके दर्द से राहत उनको मिले और उस तरह से शांति से उनकी जान जा सके, या अगर बचने की स्थिति में हैं तो अपने आप को बचा सकें। अब देखिए मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स जो है ना कई होते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस डेरिवेटिव है एसिटाइल मॉर्फिन। डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल में क्या? एसिटाइल मॉर्फिन जो कि मॉर्फिन के एसिटिलेशन से बनता है, और मॉर्फिन का एसिटिलेशन एसिटाइल ग्रुप इसमें जुड़ जाए, केमिकल डेरिवेटिव बन जाए, तो ये फिर इसका नाम हो जाता है, यही है हेरोइन,
जिसको कि ब्राउन शुगर भी कहते हैं, लेकिन ना ये ब्राउन होता है और ना ही ये शुगर होता है, क्योंकि ब्राउन के बजाय इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, और शुगर की तरह मीठा नहीं बल्कि ये बिटर होता है। तो ये वाइट बिटर पाउडर या क्रिस्टल होते हैं इसके, और इसको हाथ में लेकर के कोई सूंघता है, स्नॉल्टेड और इंजेक्टेड एज सॉल्यूशन, इंजेक्टेड एज सॉल्यूशन, कोई सिगरेट में डाल करके पी लिया, कोई गांजा हुक्का चुलम के साथ पी लिया, किसने, बाय ड्रग एडिक्ट्स, जो इसके चरसी होते हैं, बहुत बड़े एडिक्ट्स होते हैं। हेरोइन या ब्राउन शुगर जो लेते हैं ये इतना ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होता है, किसी को अगर एक बार भी चस्का लग गया फिर अगले बार लेना जो है ना उसका मजबूरी बन जाता है। तो इट इज़ हाईली एडिक्टिव एसिटाइल मॉर्फिन। डेरिवेटिव्स में एक तो हमने एसिटाइल मॉर्फिन, हेरोइन या ब्राउन शुगर बता दिया, नशेबाज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कोई डेरिवेटिव है जो मेडिकल पर्पज़ में भी इस्तेमाल होता है, कोडीन। कोडीन जो है ना ये कफ सप्रेसेंट होता है, तो बहुत हल्का सा अमाउंट इसका कफ सिरप में रहेगा, तो कहा जाता है कि रात में लीजिए। एक तो कफ सिरप में अल्कोहल भी यूज हो जाती है कुछ में, तेज़ी से एब्जॉर्ब कर ले अल्कोहल, यानी शराब, तो एब्जॉर्बेंट होता है अल्कोहल। और कोडीन क्या हुआ, ये मॉर्फिन की बिरादरी का हो गया, ये खांसी में राहत देता है, तो इसलिए कहा जाता है रात में इसको लेना है, क्योंकि लेने के बाद नशा छाएगा तो आराम से आदमी सो सके। अदर्स में पैथिडीन और मेथाडोन, ये भी डेरिवेटिव होते हैं मॉर्फिन के। मेथाडोन है, किसी को अगर चस्का यानी एडिक्शन लग गया हो किसका, हेरोइन का, तो एडिक्शन उसको हटाने के लिए कि हेरोइन ब्राउन शुगर लेना छोड़ दे तो मेथाडोन को दिन दिया जाता है, तो हेरोइन की आदत तो छूट जाती है, उसको मेथाडोन की आदत लग जाती है। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए और किसी हल्के सब्स्टिट्यूट पे आएंगे, तो कोई स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव जो है उसको धीरे धीरे करके रिप्लेस किया जा सकता है, अचानक से नहीं छुड़ाया जा सकता है किसी नशेबाज का नशा। ये सब हो गए ओपिएट एनाल्जेसिक। हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, CNS डिप्रेसेंट्स। तो CNS डिप्रेशन क्या बता दिए, बेंजोडाइजेपिन बता दिए, बार्बिटूरेट्स बता दिए, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो CNS डिप्रेसेंट हैं ये क्या हो गए, ओपिएट एनाल्जेसिक्स। तो ओपिएट्स के बाद फिर अगले डिप्रेसेंट जो है ना अल्कोहल, अल्कोहल को भी हम इसी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये भी CNS डिप्रेसेंट है। अल्कोहल ये एक दवाई की तरह इस्तेमाल पीने में नहीं हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को, हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्कोहल का मेडिसिनल यूज होता है। अभी देखो घर घर सैनिटाइज़र के बोतल रखे होंगे, और सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटी जर्मिसाइड होता है, माइक्रोब्स को ये किल करके या इनएक्टिवेट करके जो है ना ये साफ़ करता है शरीर को। और अल्कोहल एक गुड एब्जॉर्बेंट होता है। अल्कोहल की अच्छाइयाँ बता दें कि इसमें एंटीसेप्टिक एक्शन होता है और ये बहुत ही गुड एब्जॉर्बेंट होता है, यानी चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करते, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो इसके साथ कोई चीज़ है तो साथ में वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और स्टमक में ही मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है, अल्कोहल इंटेस्टाइन तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अल्कोहल जो होता है ना स्किन में, स्किन कैपिलरीज का ये वैसोडाइलेशन करता है, तो स्किन कैपिलरीज में वैसोडाइलेशन से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई वहाँ पर बढ़ जाएगी स्किन में, तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो खून की गर्मी से इंसान को सर्दी में कुछ राहत मिलेगी। सरहद पे बर्फबारी में ड्यूटी करने वाले जो सर्दियों में रहने वाले सैनिक होते हैं वो हल्की सी अल्कोहल ड्रिंक लेकर के अपने आप को वार्म अप करते हैं और उनको कंफर्टेबल महसूस होता है। तो
सरकारी CSD कैंटीन में उन्हें अच्छी क्वालिटी के अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है ना काफ़ी सस्ते में दी जाती है। आई एम नॉट फेवरिंग द अल्कोहलिज्म, क्योंकि अब मैं आता हूँ कुछ पॉइंट्स पे कि अल्कोहल किस तरह से नुकसान देता है, और साफ साफ ये बताया जाता है कि भाई कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ इंजरियस टू हेल्थ। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान को जब किसी चीज़ में मज़ा आता है तो और ज़्यादा मज़ा लेना चाहता है, ये उसकी साइकोलॉजी होती है। इतना जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपने आप पे संयम नहीं होता है कि वो उस अमाउंट को कंट्रोल कर लें। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका अमाउंट और डोज को बढ़ाते बढ़ाते वो ज़्यादा पीने लगें, और ज़्यादा पीने लगें तो उससे क्या होगा कि फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो फिर वो तो नुकसान करके जहर ही हो सकती है। पैरासीटामोल की दवाई तो दवाई है ना आपके लिए। अब कोई पैरासीटामोल ही ज़्यादा अगर ले ले तो वो लीवर पॉइजनिंग तो भी कर देगा, लेकिन पैरासीटामोल में क्या है, एडिक्शन नहीं होता है, इसलिए उसकी पॉइजनिंग हो जाए उसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें एडिक्शन होने के खतरे हैं, इसलिए कहते हैं कि ये नुकसानदायक है। कि आदमी कम लेगा तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो कम लेने वाला इंसान कब ज़्यादा लेने लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर हाई डोज और लंबे समय तक क्रॉनिक एल्कोहलिज्म हो तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि एल्कोहल जो होता है, एथाइल एल्कोहल C2H5OH, ये एसिटिल्डिहाइड बनता है। एसिटिल्डिहाइड से क्या बन जाता है, फैट, और ये मेटाबॉलिज्म कहाँ हुई, इन लीवर। और लगातार लीवर जैसे गुब्बारे में पानी यानी फैट जमाता जाएगा, वो स्टोर ही होता जाएगा, तो जैसे गुब्बारा फट जाता है वैसे ही फिर लीवर ब्लीड करके लीवर सिरोसिस की कंडीशन में पहुंच सकता है। तो ये सबसे खतरनाक कंडीशन होगी। आदमी कभी एडिक्शन में यहाँ तक ना पहुँच जाए, इसीलिए अल्कोहल जो है खतरनाक है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई महिला अल्कोहल कंज्यूम करती है तो एज टेराटोजेनिक इफेक्ट भी हो सकता है इसमें कि ये FAS कॉज कर सकता है, यानी फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। ये चीज़ हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय भी बताया हुआ था कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर के ब्लड से फीटस तक पहुंच जाएगा, और फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम में फीटस में जॉन्डिस के लक्षण आएंगे, क्योंकि लीवर पे जाकर के फिर ये बर्डन डालेगा। तो कोई भी ऐसी कंडीशन हो, पैथोलॉजिकल स्टेट हो जब लीवर अफेक्टेड हो, उस समय तो कोई अल्कोहलिक पर्सन है वो भी शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं तो जहर बन जाएगा उसके लिए बिल्कुल। अगर लीवर है, जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस कंडीशन है, लीवर में अब्सेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो अल्कोहल हरगिज़ न ले कोई, अगर लेता भी है तो। बहुत लंबे समय तक अल्कोहलिज्म से मैलोरी वीस सिंड्रोम, ये एक बीमारी हो सकती है। मैलोरी वीस सिंड्रोम में क्या होता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पे जो म्यूकोसा झिल्ली होती है वो फट जाती है, लंबी लंबी उसमें टीयरिंग हो जाती है। तो मैलोरी वीस सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल टीयरिंग, टीयर एंड वियर इन म्यूकोसा नहीं म्यूकस मेम्ब्रेन एट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जंक्शन। और एक दिमागी बीमारी जिसको क्या बोलते हैं कि अल्कोहलिक वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी ये एक दिमागी बीमारी है। इंसेफेलॉन मतलब दिमाग, और वर्निक्स एरिया इधर जो है ना ब्रेन में, सेरेब्रम में होता है। ये नर्वस सिस्टम से तुम्हें पता होना चाहिए। तो अभी ये जानो कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। और अल्कोहलिक न्यूरोपैथी भी, यानी हाथ पैर के नर्व्स में सेंसेशन होना, ये सब जो है ना ये कब होगा, जब हमने बताया था कि हाई डोज एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, कि आदमी बहुत ज़्यादा शराब रोज़ रोज़ पीता है तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं लीवर सिरोसिस से मौत होने के। लेकिन एक बार लीवर सिरोसिस हुई, अगर आदमी शराब छोड़ के ट्रीटमेंट कराए तो लीवर में रिजनरेशन अच्छा होता है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, इलाज कराते हैं, ठीक हो गए, फिर हाई डोज लेने लगते हैं।
उससे फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाता है और बहुत दुखद हो जाती है घटनाएं। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एडिक्ट जो होता है, शराब पीना भी है तो अगर थोड़ी सी पिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, सवेरे शाम तक पीते रहेंगे तो फिर मरेगा तो ही ना। और ये सवेरे शाम तक पीते ही रहना, ये क्या है, यही एडिक्शन की स्टेज है। एडिक्शन को हम कैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी आगे बताते हैं। लेकिन अभी आप जो खबरें सुनते हो कि अलीगढ़ में मोर देन 100% हैव बीन डाइड बिकॉज ऑफ द पॉइजनस टॉक्सिक एल्कोहल। जहरीली शराब से 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई अलीगढ़ में। तो ये जहरीली शराब किसको कहते हैं? एक्चुअली असली शराब वो है जिसमें कि एथाइल अल्कोहल होता है, और जो ये बनाना जो है ना, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट जैसे लोग होते हैं जो फैक्ट्रियोज़ में बनाते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं कि उसको यूँ ही बना दिया, उसके कई स्टेप होते हैं और सही प्रोसेस से किस स्टेप में कितना टेम्परेचर रखना है, कितनी ड्यूरेशन तक डिस्टिलेशन करना है, तब जो है अल्कोहल डिस्टिल होकर के आती है और एक अच्छी क्वालिटी की शराब वो आती है जो कि महंगी होती है। लेकिन एक चीज़ क्या होती है, देसी शराब। देसी शराब क्या कि जो लेमैन होते हैं, गांव के अनपढ़ जाहिल गंवार, वो छोटी छोटी भट्ठियाँ बना लेते हैं। वहाँ कहीं महुआ ले लिया, एक फल होता है रसीला या और कोई चीज़ हुआ, उसको गला करके सड़ा करके, तो उसको जो है ना गर्म करके, उसका मतलब अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं, वो उससे अपने आप शराब बनाने की कोशिश करते हैं, घटिया किस्म की सस्ती। तो उससे क्या होता है कि एथाइल अल्कोहल के बजाय जो है ना उसमें मेथाइल अल्कोहल बन जाती है। तो ये मेथाइल अल्कोहल जहर है, पॉइजनस है, केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो। एथाइल अल्कोहल के साथ मेथाइल अल्कोहल मिक्स हो जाती है तो वो जहरीली शराब हो जाती है। ये इंसान की जान ले लेता है, ये होती जहरीली शराब। क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट नहीं है कि ये शराब बनाना सीख जाएंगे। तुम्हारे 12th में देखो एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर शराब का जिक्र किया गया है कि कैसे बनती है, कौन डिस्टिल्ड ब्रीवरेज होती है, कौन अनडिस्टिल्ड होती है। वो साइंटिस्ट और एक फैक्ट्री में बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो कम से कम बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में इनकी हाई एजुकेशन होती है। वो लोग मिल करके शराब को बनाते हैं। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि किसी घटिया चीज़ से बनती है, कोई एप्पल जूस से बनती है, कोई अंगूर के जूस से बनती है, कोई जौ से बनती है। मतलब खाने पीने की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनसे शराब बनती है फैक्ट्रीज़ में। तो अभी जो हमने बताया ये सब क्या थे, ये CNS डिप्रेसेंट हैं। अब अगर कोई ओवरडोज ऑफ CNS डिप्रेसेंट ले कोई भी, तो इससे क्या असर आएगा कि अल्कोहल भी ले लिया, साथ में हाई डोज ऑफ क्लोनाज़ेपाम अल्प्राजोलम लिया, बार्बिटूरेट्स लिया, या शराब भी बहुत ज़्यादा पी लिए, मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक, अभी जो हम बताया था ना एसिटाइल मॉर्फिन जिसको कि क्या कहते हैं, हेरोइन, या इसी को स्मैक भी कहते हैं, हमने शायद लिखा होगा, और इसी को ब्राउन शुगर कहते हैं। तो अगर स्मैक नहीं लिखा तो लिख लेना कि हेरोइन ब्राउन शुगर को स्मैक बोलते हैं, जो क्या होता है, मॉर्फिन का एसिटाइल डेरिवेटिव होता है, बहुत हाईली एडिक्टिव है। अब कई CNS डिप्रेशन एक साथ मिल जाएं, उनका ओवरडोज हो जाए तो CNS यानी ब्रेन को इतना डिप्रेस कर देंगे ब्रेन काम ही नहीं कर पाएगा। तो अगर ब्रेन काम ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी छाने लगेगी। अनकॉन्शियसनेस के साथ साथ क्या होगा कि ये भाई ब्रेन ही है जो सब कुछ रेगुलेट करता है। कि ब्रेन में ही देखो एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं जो लंग्स के रेस्पिरेटरी कंट्रोल करते हैं। ब्रेन को दबा दिया तो वो सेंटर दब गए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा है, वो क्या करता है, कार्डियक कंट्रोल करता है। तो दिल की धड़कनें वो कमज़ोर करती गई, कार्डियक फंक्शन डिप्रेशन हो गया, और धीरे धीरे करके आदमी क्या हुआ, कोमा में चला गया और डेथ हो गई। इसीलिए अल्प्राजोलम या क्लोनाज़ेपाम जैसी एंटी एंजाइटी जो बहुत हल्की माइल्ड दवाइयाँ होती हैं, इनके लिए भी कहा जाता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दें। और कोई जो परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति है उसको दें कि भाई ये एक गोली रात में इनको देनी है 0.25 mg या 0.5 mg, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। पता लगा 0.5 mg की दवाई लिख दी, पूरी 10 के 10 टैबलेट एक साथ मार गए, और ऊपर से दारू भी पी लिए, ओवर डिप्रेशन से मर ही जाएंगे।
तो ये सब क्या होता है, एब्यूज इसको बोलते हैं। अनकॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियक डिप्रेशन, कोमा एंड डेथ, यानी रेस्पिरेटरी फेल्योर और कार्डियक फेल्योर, कोमा में जाकर के पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब आगे बताएं क्या, हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हेल्यूसिनेशन होता है झूठा एहसास, और हेल्यूसिनेशंस वो एजेंट हैं विच प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशन इफेक्ट। अब हेल्यूसिनेशन इफेक्ट क्या होता है कि ये फॉल्स सेंसेशन इसमें आते हैं, कि झूठ मूठ का फॉल्स सेंसेशन ऑफ साउंड एंड विजन, यानी झूठ मूठ की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, झूठ मूठ के लोग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा नशा होता है ये। यानी इसको क्या बोलते हैं, परसेप्टुअल डिस्टॉर्शन। कि आदमी का जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्टेड यानी खराब हो गया है, कि उसको झूठ मूठ का परसेप्शन आ रहा है। बगल में बैठ करके गांधी जी से आदमी बात कर रहा है कि गांधी जी बैठे हुए हैं, उसको गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, वो बात भी कर रहा है। फिल्म में दिखाया क्या, लगे रहो मुन्ना भाई, कैरेक्टर को प्ले किया संजय दत्त जी ने, मुन्ना भाई, तो उनको तो गांधी जी नज़र आते, दिमागी हालत ऐसी आ गई, हेल्यूसिनेशन इसी को बोलते हैं। और क्या, गांव-गांव में एक बीमारी बहुत फेमस है भाई, अभी कल परसों में चर्चा सुन रहा था कि भाई कोरोना वायरस है तो ठीक हो गए, फलाना पेशेंट हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर चुड़ैल का साया पड़ गया है। कोई बता रहे थे उनको चुड़ैल दिखाई पड़ती है। तो अच्छा भाई, चुड़ैल कैसी होती है? मैंने तो बहुत कोशिश की है कि दिखाई पड़े, मैं भी उनसे बात करूं और अपना मोबाइल नंबर दे दूं, उनसे मोबाइल ले लूं कि चलो यार कभी बात करेंगे चुड़ैल से। इसकी क्या डिफरेंस, चुड़ैल दिखाई पड़ती है। जब हम केजीएमसी की लाइब्रेरी से अपने हॉस्टल में लौटते थे रात में 2-2 बजे पढ़ाई करके, तो रास्ते में ही मॉर्चरी पड़ता था, पोस्टमार्टम, जहाँ पर कितनी कटी फटी लाशें लगातार पड़ी रहती थी। भाई हमको तो कोई भूत प्रेत या चुड़ैल कभी नज़र नहीं आई, लेकिन जिन लोगों को नज़र आती हैं तो वो लोग देखो इलाज क्या कर रहे हैं, फलाना ओझा के पास गए, तांत्रिक के पास गए, जाने क्या धुआं सुलगाते हैं और उसको खूब लाठी जूते से मारते हैं। एक तो बेचारा बीमार है, ऊपर से उसको लात जूता से जो है ना आप पिटाई कर रहे हो और धुआं सुलगा रहे हो, तो वो तो और बेचारा मर जाएगा परेशान हो करके। तो फिर सही ट्रीटमेंट तो उसका साइकेट्रिस्ट करेंगे ना। जब हर तरह से ये सब कर करा के और उसकी शरीर को आधी कर देते हैं, तब लास्ट में जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। तो किसी को भूत प्रेत दिखाई पड़ना बेटा, वो दिमाग की यही अवस्था होती है, उसको वाकई में लोग दिखाई पड़ते हैं, उनसे बात भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भूत है यहाँ पर प्रेत है। अगर ऐसा होता तो किसी का मर्डर नहीं होता, कोई अपराध नहीं होते कि मरने के बाद भी आत्मा आकर के फिर बदला ले लेती किसी से। इसलिए आप मेडिकल साइंस को जान रहे हो तो कहीं ऐसी जो है ना झूठ मूठ के अंधविश्वास हैं, तो उनको आप समझाइए कि ऐसा कोई पेशेंट हो, हेलुसिनेशन के सिम्टम है, तो उसको साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट कराएं। और फिर जैसे साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वैसे धीरे धीरे करके अपने आप भूत उतरने लगता है, जब ये इलेक्ट्रिक शॉक ब्रेन पे पड़ता है। तो ऐसे ये तो दिमागी बीमारी में हेलुसिनेशन हो जाता है, लेकिन कुछ लोग नशा लेकर के वाकई में हेलुसिनेशन का मज़ा लेना चाहते हैं कि भाई गांजा पी लिए, भांग खा लिए, तो उनको जो है ना रंग बिरंगी दुनिया लग रही है कि चारों तरफ जो है ना रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे हैं और परियां नाच रही हैं, गाना सुन रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, है कुछ नहीं। इस तरह की दुनिया में जीते हैं, झूठी दुनिया। उसको खुशी मिलती है तो इसलिए वो गांजा भांग का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलुसिनेशन के डेफिनेशन है और हेलुसिनेशन के एग्जाम्पल सब हम बताने वाले हैं। हेलुसिनेशन के एग्जाम्पल में हैं एट्रोपा बेलाडोना, दतुरा धतूर। अब
देखो धतूर क्या है, इसके बीज भी इतने स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन होते हैं कि आदमी का दिमाग और पूरे शरीर खराब कर देंगे। अब देखो कि हमारी धार्मिक आस्थाएं पूरी दुनिया में, देश में कई लोग ऐसे होते हैं जो इन मादक द्रव्य यानी जो है ना नशीली चीज़ों से अपनी धार्मिक आस्थाएं जोड़ते हैं। और अपने देश में हिंदू धर्म में मान्यता है कि धतूर जो है ना ये भगवान शंकर शिव जी का प्रसाद होता है, उनको चढ़ाया जाता है। तो ठीक है भाई, उनको चढ़ा करके महाशिवरात्रि के पर्व में पूजा करते हैं। भाई मान्यता है कि वो भगवान थे और उन्होंने जो है ना पूरी दुनिया में जो जहर आया था उसको पी लिया था। कुछ उस जो है ना मान्यता के तहत इसको चढ़ाया जाता है। लेकिन अब इसी धतूर को आदमी खुद खा ले तो मर जाएगा ना, इतना स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन और पॉइजन होता है। तो इट इज यूज्ड इन सम रिलीजियस सेरेमनीज। और ऐसी और भी दुनिया में कई देश हैं जहाँ पर ऐसे नशीले मादक द्रव्य जो है ये पीने की परंपरा है। जैसे कि मैक्सिको में कुछ नशीले चीज़ें हैं वो चबाई जाती हैं कुछ त्योहारों में। और मैंने ऐसे सुना है कि ईसाई भाई जो है वो क्रिसमस में कुछ वाइन्स जो है ना वो वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं त्योहारों में। वाइन्स यानी एक तरह की शराब, उसका इस्तेमाल त्योहारों में होता है। त्यौहार धार्मिक आस्थाओं से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से नशीली चीज़ें कुछ धर्मों की आस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। चलिए मान लिया कोई बात नहीं, धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये कहाँ भगवान ने कहा कि तुम भी धतूर खाओ या भांग खाओ। ऐसे ही भांग जो है ना वो भी जो है ना भगवान शिव का प्रसाद मान करके लोग कहते हैं कि भैया ये तो भोले शंकर का प्रसाद है। तो वो तो नाग भी लपेट रहते हैं, चलो तुम भी लपेट लो। मतलब कैसे लोग अब्यूज करते हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक सुन के हैं। अभी मैं भांग की बात जो कर रहा था तो उन्हें बोलते हैं क्या, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा प्लांट के कैनाबिनेसी फैमिली इसकी होती है। तो कैनाबिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे भी मैं कह रहा था भांग। तो भांग क्या, ये जो है ना जो प्लांट है इसकी पत्तियां हैं, उन पत्तियां हरी पत्तियों को ले लिए, उसको रगड़ रगड़ पेस्ट बना के पीस लिए और भांग की गोलियां बना लिए, उसको शरबत में मिला देते। जैसे होली त्यौहार आया तो गांव-गांव में पहले तो बहुत परंपरा थी, पता नहीं अब गांव में इस्तेमाल होता कि नहीं, शरबत बनाते ठंडाई और उसमें भांग मिक्स कर देते, वो पी करके खूब नशे में जो है ना सेलिब्रेट करते। अब देखो कैसे नशीले द्रव्य त्योहारों के जरिए धार्मिक आस्थाओं से इनडायरेक्टली लोगों ने जोड़ लिया। और क्या कहेंगे, ये भोले शंकर का प्रसाद है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो भाई उनके लिए होना चाहिए ना, वो इंसान तो भगवान के बताए हुए आदर्शों पे चले, यही सच्ची भक्ति है। खैर तो पकौड़ी में डाल लेते हैं, कुछ लड्डू पेड़ा मिठाई में डाल लेते हैं, शरबत में डाल लिए। अच्छा पत्तियां सूखी हैं तो वो भी मार्केट मिल जाती हैं। सूखी पत्ती को पानी में भिगो करके फिर उसको पीस लेंगे सिल पे पत्थर से, और उसकी फिर जो है ना पेस्ट बना करके फिर वही बात शरबत में मिठाई में। होलियों पे लोग भांग इस्तेमाल होली के त्यौहार में करते हैं। और फिर एक चीज़ आ गई कि गांजा, ये इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं प्लांट के, उससे गांजा बना लिया गया। मैरिजुआना, भांग गांजा मैरिजुआना, गांजा मैरिजुआना मिलता जुलता होता है। और इससे रेजिन जो निकलता है उससे चरस बना लिया गया। और हशीश जो है ना इसका तेल होता है, हैश ऑयल,
तो देख रहे हो कि एक प्लांट के किसी भी हिस्से को आदमी ने छोड़ा नहीं और एक से एक जो है ना चरसी नशीले द्रव्य बना करके, कि उसका पत्ती, हरी पत्ती या सूखी पत्ती भांग बना लिया, इन्फ्लोरेसेंस है, उसको फ्लावर है, गांजा और मैरिजुआना बना लिया, चरस, इसका तेल हशीश या हैश वाला बना लिया, सब एक से एक हेल्यूसिनेजन होते हैं। इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी ये लेने पर आदमी की बॉडी में किन सेल के रिसेप्टर पे जाकर के इंटरेक्ट करता है, तो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ब्रेन सेल्स, ब्रेन में होते हैं, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसलिए दिमागी हालत के साथ साथ दिल की बीमारियां भी धीरे धीरे होती जाएंगी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट, द कैनबिस सैटाइवा। तो कैनबिस सैटाइवा को हेम्प प्लांट भी कहते हैं। क्या? हेम्प प्लांट। और ये जो कुछ भी हैं कैनाबिनॉइड्स, इन्हें हेम्प प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये सब क्या हैं? हेल्यूसिनोजन हैं। ये कैनाबिनॉइड जैसे हेल्यूसिनोजन जो है, दिस इज ऑल्सो अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट पर्सन। दुरुपयोग करना, खिलाड़ी एडिक्ट हो गए कि हम इसको थोड़ा सा ले लेंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आदमी को जिस वास्तविकता से डर लगता है कि वो उसको फेस करने में सक्षम नहीं है, तो सामने की वास्तविकता का असर अपने दिमाग पे कम करने के लिए क्या करता है? वो नशे का सहारा लेता है। ऑल्सो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट पर्सन्स, सम स्पोर्ट पर्सन, नॉट ऑल कैनाबिनॉइड्स। तो धतूरा हो गया, एट्रोपा बेलाडोना हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गए। अगले हेल्यूसिनोजन बताएंगे हम, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, या वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथालामाइड। It is one of the strongest hallucinogen, and obtained from, ये कहाँ से निकलता है? हमने फंजाई में इस चीज़ को पढ़ाया हुआ होता है। राई प्लांट पे एक पैरासाइट होता है जो एर्गेटिज्म बीमारी करता है। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया फंगस होता है, विच कॉजिंग एर्गेटिज्म डिसीज। कहाँ? ऑन राई प्लांट। क्लेविसिस पर्प्यूरिया फंजाई होते हैं जो एर्गेटिज्म करते हैं राई प्लांट पे पैरासाइट करके, उनसे ये LSD स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्यूसिनोजन निकलता है। तो डिप्रेसेंट और हेल्यूसिनोजन्स के बाद अगली कैटेगरी दवाइयाँ की जो साइको एक्टिव ड्रग्स हैं वो बताएंगे। क्या? स्टिमुलेंट्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट्स होते हैं।
तो स्टिमुलेट करेंगे तो ये क्या करते हैं, दीज इंक्रीज एक्टिवनेस, अलर्टनेस और क्या, परफॉर्मेंस। कि जब ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया तो अलर्ट कर देगा, तो ब्रेन के शरीर की परफॉर्मेंस कुछ बढ़ सकती है। एक्टिवनेस, अलर्टनेस, परफॉर्मेंस एंड वेकफुलनेस, यानी आदमी को सुलाने की बजाय ये जगाने का काम करेगी। अगर नींद ना आ रही तो डिप्रेशन दिया जाएगा, और नींद ज़्यादा आ रही, नींद भगाना है, काम करना है, पढ़ाई करना है, तो वेकफुलनेस चाहिए, तो स्टिमुलेंट लेना पड़ेगा। मेरे जो विद्यार्थी लोग हैं, इतने सालों में कभी कोई नहीं है ये कहने कि सर हमें नींद नहीं आती है, और कुछ ज़रा एंटी एंजाइटी दवाई बताइए कि हम ठीक से सो सकें। ज़्यादातर जो पेशेंट, जो भी स्टूडेंट्स आए, कहे कि सर हमें नींद बहुत आती है, हम क्या करें, हम पढ़ना चाहते हैं। तो भाई नींद आना ये तो नॉर्मल है ना, नींद ना आना एक एबनॉर्मलिटी है। अगर वो होता तो मैं कुछ दवाई बताता, प्रेस्क्राइब करता। भाई नींद आना तो नॉर्मल है, तो नींद को आप क्यों भगाना चाहते हो, क्यों पढ़ना है? तो भाई पढ़ने के लिए दिन भी तो है ना। कौन कहता है कि रात में सोने के टाइम तुम जा करके पढ़ो? भाई आदमी हो, उल्लू तो हो नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रात में जो निर्धारित समय है सोने का, उसमें आपको सोना ही है। सोने के टाइम पे अगर आप ज़बरदस्ती जाग करके पढ़ोगे तो अपने आप को इम्प्रेस कर लोगे, पेरेंट को इम्प्रेस कर लोगे, लेकिन दिमाग को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना वो तुम्हें समझ में आएगा, ना तुम्हें याद होगा। अगर दिमाग के प्राकृतिक स्वभाव यानी नेचर ऑफ द ब्रेन के अगेंस्ट आपने काम किया तो आपको कम से कम 7 घंटे प्रॉपर नींद मिलेगी, तभी आपकी याददाश्त, समझ और कंसंट्रेशन अच्छी होगी। इसलिए ये गलती कभी मत करना कि एग्ज़ाम के पहले तुम लगातार स्लीपलेसनेस और बिना सोए हुए एग्ज़ाम देने चले जाओ, तुम्हारा सारा पेपर खराब हो जाएगा। लेकिन वो लोग जिनकी नाइट ड्यूटी होती कि भाई वो चौकीदार हैं, रात में ड्यूटी करना है, तो उनके लिए कुछ हल्के फुल्के स्टिमुलेंट जैसे क्या, कैफीन। आपको दिन में सुस्ती आ रही, दोपहर में आप सोना नहीं चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अच्छी बात है, आप चाय या कॉफ़ी ले लो, उसमें कैफीन होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, नींद को भगाने में कुछ हेल्प करेगा। तो कैफीन के बहुत सारे सोर्स हैं, फ्रॉम कॉफ़ी और टी। तो कॉफ़ी के तो सीड्स होते हैं और टी के लीव्स होती हैं। कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम है कॉफ़िया अरेबिका। कॉफ़िया अरेबिका के सीड्स हैं, और रूबिएसी फैमिली होता है प्लांट का नाम, कॉफ़ी की फैमिली रूबिएसी। और टी यानी चाय की पत्तियां इस्तेमाल होती हैं एल्केलाइड कैफीन निकालने के लिए। थियासाइनेंसिस ये बॉटनिकल नेम है चाय का, थिएसी फैमिली को बिलोंग करता है प्लांट। तो साधारण तौर पे ये जो है ना, कैफीन यानी चाय और कॉफ़ी लेकर के अपने आप को एक्टिव करना, अलर्ट करना, इतना काफ़ी है स्वस्थ लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम जैसे टीचर्स के लिए भी। अभी पढ़ाने से पहले कॉफ़ी पी करके आए, हो सकता है अभी फिर जा करके कॉफ़ी पिएं कि यार थक गए, हाँ चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो थक गए मतलब चलो ठीक है, दिमाग में थकान है, कुछ अलर्ट एक्टिव कर देगा, फिर सोचेंगे, दिमागी मेहनत करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब इससे भी स्ट्रॉन्ग जाना है तो यहाँ अब आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है, तुम्हें बस यहीं तक रहना है। एरिकोलिन, एरिकोलिन निकलता है फ्रॉम अरेका कैटेच्यू। तो अरेका क्या होता है? सुपारी, पान के पत्ते, उसकी छाल, कत्था। तो सुपारी, पान, कत्था जो लोग खाते रहे हैं बहुत सदियों से, परंपरा रही है। पूर्वांचल में तो बहुत चलती, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में मेहमान नवाजी का एक ज़रिया है। पूरा एक बर्तन रख देना जिसमें पान दान, जिसको बोलते हैं, पान की सारी चीज़ें रहेंगी, लीजिए हुजूर। तो ऐसे वहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती। तो एरिकोलिन भी स्टिमुलेंट होता है कि सफ़र से आए हुए हैं, आप थके होंगे तो ये थोड़ा सा पान खाइए शरबत पीने के बाद, तो थकान में आराम मिलेगी। अब इसमें भी सोने पे सुहागा करना है तो तंबाकू भी मिक्स कर दिया, ले जर्दा छिड़क कर दिए, टोबैको। तो
टोबैको से जो एल्कलॉइड निकलता है वो क्या है, निकोटीन। निकोटीन फ्रॉम निकोटीना टैबैकम टोबैको, जिसका बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टैबैकम। तो ये निकोटीन जो है ना स्टिमुलेंट होता है। हम अपने अपने अच्छे अच्छे डॉक्टर दोस्तों के बारे में बात बताएं, अच्छे एग्जाम्पल देना चाहिए कि हमारा एक फ्रेंड जो है ना MBBS में, वो कहता था कि वो चाय भी नहीं पीता था, कि चाय इसलिए नहीं पीता हूँ कि जब एग्ज़ाम आएगा तब चाय पीऊँगा। एग्ज़ाम के समय पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अभी से अगर हमेशा चाय पीते रहेंगे तो हमारे ब्रेन में, बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं कैफीन के, वो तो हैबिचुअल रहेंगे, तो चाय का इफेक्ट असर पड़ेगा नहीं और मैं नहीं पीऊँगा, तो रिसेप्टर्स का डिमांड कम रहेगा। तो जब हम एग्ज़ाम के समय पिएंगे तो इफेक्ट अच्छा देगा, तो हम उस समय ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। और हमेशा से चाय ही पीते रहेंगे, फिर एग्ज़ाम के समय क्या भाई लोग छुट्टा सिगरेट पे उतारू हो जाते हैं कि अब सिगरेट पी करके अपने मूड को एलिवेट कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, रात भर जाग के पढ़ाई करेंगे। यहीं से चीज़ें गलत होने लगती हैं, फिर नुकसान होते हैं सेहत पे। तो निकोटीन भी ऐसे अलर्टनेस, एक्टिवनेस बढ़ाता है। वैसे तंबाकू और शराब ये सैकड़ों हज़ारों सालों से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। 400 सालों से भी पुरानी आदत रही है देश में तंबाकू के इस्तेमाल की। तंबाकू की पत्तियां हैं, उसको हाथ में रगड़ रगड़ करके चूना लगा करके पहले सूंघते थे, फिर क्या लपेट करके बीड़ी बनाई गई। सिगरेट नहीं तो चूना लगा करके मुंह में डाल के चबाए। अब वो निकोटीन जब एब्जॉर्ब हुआ कि भाई स्ट्रेस न्यूरॉन्स थे, रिलैक्स हुआ, दिमाग की थकान को आराम मिला तो अच्छा लगा, लेकिन इसकी आदत पड़ जाती दिमाग को, तो आदमी फिर इसके बगैर काम नहीं कर पाता है। यही स्टेज होती है एडिक्शन की। अब नुकसान देखिए कि मुंह में चबाते रहे तो ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ गए। कैसे? बाय टोबैको चीविंग, जो पूरी ज़िंदगी तंबाकू ही दिन भर चबाते रहे। और अगर स्मोकिंग किए, सिगरेट बीड़ी, तो पहली बात है कि होठ काले पड़ जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या HbCO स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना था ये टूट जाएगा, Hb और O2, ये बनाएगा क्या HbCO। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की जो टेंडेंसी वो कम हो जाती है शरीर में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई इशूज़ को कम होगी। ये नुकसान हुआ। फिर इससे लंबे समय तक चलते रहने पर थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, ये सब होने की संभावना। लेकिन बहुत ज़्यादा सिगरेट, 20-25 सिगरेट पी जाते हैं दिन भर में, 25 साल से पी रहे हैं, तब ये सब खतरे बन जाते हैं। और जो साधारण लक्षण कि बहुत ज़्यादा नहीं पिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो जो साधारण बीमारियां होती हैं वो क्या हुई? ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां, और क्या गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये बहुत खतरनाक बीमारियां नहीं, थोड़ा कंपैरेटिवली हल्की हैं। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए तो और नुकसानदायक स्मोकिंग, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। और ये निकोटीन जो होता है ये गया एड्रिनल मेडुला पे, और एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करके ये एड्रिनलिन रिलीज़ करवाता है। और एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है ये क्या करवाएगा?
ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स दिल की धड़कनों की रेट, हार्ट रेट बढ़ जाना, हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट स्मोकिंग करेंगे, तंबाकू चबाएंगे तो उनको तो और नुकसान होगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ, ऐसे से भाई लोगों को जानता हूँ यहीं इसी शहर में, जिनकी कि बाईपास सर्जरी तक हो गई, उसके बावजूद फिर सिगरेट का पैकेट निकाले और सुलगाते रहते हैं, फिर काम करते हैं। तो शरीर और दिमाग की ऐसी अवस्था जो बना लिया ना, इसी को एडिक्शन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कोई चीज़ शुरुआत ना हो तभी अच्छा है, नहीं शुरुआत हो जाने के बाद फिर वो कितना बढ़ती जाए क्या पता। कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं कि शुरुआत करने के बाद बढ़ गया, उसके बाद भी कंट्रोल करके वापस छोड़ देते हैं कोई नशे की चीज़। तो स्टिमुलेंट कितना बताए, एरिकोलिन बताए, उसके पहले कैफीन बताए, फिर बताए निकोटीन। एम्फेटामिन ज़बरदस्त स्टिमुलेंट होता है, इतना कि आदमी इसको ले ले तो मैन के बजाय सुपरमैन बन जाए भाई। तो इसको एंटी स्लीप पिल यानी ये स्लीप को भगा देगी और लगातार आदमी काम करता रहे, पढ़ता रहे। सुपरमैन बनाने के लिए पिल कहते, और पेप पिल भी इसको कहा जाता था। एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स कभी अब यूज करते रहे होंगे, लेकिन हाईली एडिक्टिव है, खतरनाक दवाई है एम्फेटामिन। दिमाग की क्षमता को तो बढ़ा देता है। अच्छा एक चीज़ और, कोक या क्रैक, फ्रॉम प्लांट का बॉटनिकल नेम है एरिथ्रोजाइलोन कोकोआ। तो कोक जो है ये कोका कोला एक ड्रिंक आता था, कोल्ड ड्रिंक, उसमें भी इस्तेमाल होता था, कुछ चॉकलेट्स में भी डाला जाता था स्टिमुलेंट, कि चाय कॉफ़ी जैसा। अभी भी चॉकलेट कुछ आते हैं जिसमें कि कैफीन होता है, कोक वाले भी मिल सकते हैं। ये कहाँ होता है ये, इट इज़ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका में ये प्लांट होता है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये लेने पर ये कैसे काम करता है। दिमाग के न्यूरॉन्स को दबाने वाला एक न्यूरो इनहिबिटर होता है डोपामिन, उस डोपामिन के एक्शन को ये इनहिबिट करता है। इट इंटरफियर्स विद द एक्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको क्या बोले, न्यूरो इनहिबिटर। कौन, डोपामिन। तो डोपामिन क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो डोपामिन के रिलीज को और इफेक्ट को ये इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। तो न्यूरॉन इनहिबिट नहीं होंगे तो क्या होंगी, यानी ओवर स्टिमुलेट ही रहेंगी। तो इस तरह से स्टिमुलेंट एक्शन करेगा। अगर हाई डोज इसका ले लिया जाए तो फिर ये स्टिमुलेंट की बजाय हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट इसमें आ जाता है। इसको लेते क्यों हैं भाई, स्टिमुलेंट कोई भी लें तो आदमी को अच्छा अच्छा महसूस होगा थोड़ी टाइम के लिए। ऑल इज़ वेल, ना कोई टेंशन नहीं भैया, खूब हिम्मत आ गई, क्या दिक्कत है, ये काम हम कर लेंगे, हैं, कॉन्फिडेंस आ गया, अभी क्या रखा है एग्ज़ाम में, हम खूब पढ़ के पास कर लेंगे।
कितना सारा ऑफिस का काम है, हम सब कर लेंगे, निपटा लेंगे, यानी एक टाइम के लिए और कॉन्फिडेंस आ गया, एनर्जेटिक महसूस किए, फीलिंग ऑफ वेलबींग, यूफोरिया, ये सब जो फीलिंग हैं यही तो इंसान को नशे की लत दे देती है। ये क्या करेगा, इज प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया, फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड एनर्जेटिक, आदमी एनर्जेटिक महसूस करेगा। लेकिन अच्छा लग रहा है तो फिर और ले लो, थोड़ा सा और मजा आएगा। अगर हायर डोजेस के लिए जाएं तो हायर डोजेस जो है ना, फिर ये स्टिमुलेंट के बजाय हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट देते हैं। अभी ये जो भी स्टिमुलेंट हैं, अगर इनका कोई ओवरडोज ले ले तब कैसे मरेगा ये बताएंगे। लेकिन मरेगा तब ना जब वो तुम्हारी क्लिनिक में नहीं आएगा इलाज कराने। कि हर बीमारी का इलाज है अगर पेशेंट सही समय पे और सही डॉक्टर के पास आ जाए। लगभग हर बीमारी का इलाज है। ओवरडोज ऑफ स्टिमुलेंट का इफेक्ट क्या होगा? CNS डिप्रेशन का ओवरडोज तो दबा के मारा था, ये क्या करेगा, एलिवेट करके एड्रेनलिन ज़्यादा निकला गया तो क्या हुआ, हाई BP हो जाएगा, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया यानी अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती गई और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब कि दिल ऐसे काम कर रहा है, पंप कर रहा है, अचानक से ऐसे रुक ही गया, यानी अरेस्ट ख़त्म कहानी, तुरंत पल भर में ज़िंदगी ख़त्म। और क्या हो सकता है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन से ब्रेन की पतली पतली सेरेब्रल कैपिलरीज ही फट जाना और ज़बरदस्त ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये हो सकता है। ब्रेन हेमरेज को क्या बोलते हैं, CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक, इन सब से पेशेंट की डेथ हो सकती है। लेकिन सही समय पे आ जाए, पता चल जाए कि इसने लिया क्या है, तो एंटीडोट अपोजिट आप शुरू कर दो, देखो बच जाएगा। कोई भी जहर जो होता है उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं उसका उल्टा करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो उल्टा करने वाले जो भी ड्रग्स हैं उनको क्या बोलेंगे, एंटीडोट्स। अब ये जो भी साइको एक्टिव ड्रग्स हैं जिनका की एक्टिविटी इंसान की साइकोलॉजी, दिमागी स्टेट पे पड़ता है, इंसान के मूड को ये चेंज करते हैं, तो उन्हें मूड अल्टरिंग ड्रग्स कहते हैं और इनमें एडिक्शन का नेचर होता है। साइको एक्टिव ड्रग्स जो हैं, जो भी अभी हमने पढ़ाई, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मूड अल्टरिंग ड्रग्स, मूड चेंज करने वाली ड्रग्स हैं। अब कोई कहे यार मूड नहीं ठीक है, तो मूड ठीक नहीं है तो मूड दवाइयाँ से ठीक हो सकता है। अगर लंबे समय तक मूड खराब ही रहे तो किसी अच्छे फिजिशियन या ज़्यादा हाई लेवल प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, मूड ठीक कर देंगे। अच्छा मूड ठीक नहीं है क्या मतलब, पेशेंट से पूछते हैं कि सवेरे उठते हो कैसा लगता है, कुछ उठ गए जाग गए लेकिन शरीर बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है।
अब किसी काम में मन ही नहीं लगता है, मूड ऐसा डिप्रेशन यानी डिप्रेशन का पेशेंट है, चलो भाई एंटी डिप्रेशन दे करके इस्तेमाल इसको ठीक करते हैं तो मूड ठीक हो जाएगा भाई एंटी डिप्रेशन से। अच्छा फिर मूड कैसे खराब रहता है कि रात भर हम सोचते रहते हैं, कुछ नींद नहीं आती, जाने क्या दिमाग में चलता रहता है, यानी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। चल भैया इसको डिप्रेशन दे करके एंजाइटी रिलीव करते हैं, मूड ठीक होगा, ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो नींद आ जाएगी, बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, फिर दिन में काम भी करेंगे ठीक से। और यही दवाइयाँ जो कि दिमाग पर असर करती हैं और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो इनका एडिक्शन हो जाता है, इसलिए इन्हें एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, मादक द्रव्य। दीज आर यूजफुल टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक बीमारियों को इलाज करने के लिए ये यूजफुल होती हैं, बट प्रॉब्लम तो वही है कि ट्रीटमेंट कैसे होगा डिसाइड कौन करेगा, पेशेंट थोड़ी डिसाइड करेंगे, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिसाइड करेंगे ना। और अगर डॉक्टर की सलाह के बगैर या डॉक्टर ने जो सलाह दिया है उसका उल्लंघन करते हुए गलत डोज में अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने लगे तो वही फिर हो जाता है ड्रग एब्यूज, ये टर्म आ जाता है। ड्रग एब्यूज मीन्स यूजिंग द एडिक्टिव ड्रग्स या साइको एक्टिव ड्रग्स without a specialist prescription or in other dose or frequency than prescribed. Using the addictive drugs without a specialist prescription or in other dose or frequency than prescribed. इसी को बोलते हैं एब्यूज़ की। जो डोज बोला है कि डॉक्टर ने कहा है कि रात में क्लोनिजीपाम 0.25 mg लेना है, लेकिन भाई लेने के बाद तो अच्छा लगा, चल 0.25 के बजाय 0.5 ले लेते हैं, और डॉक्टर ने 1 हफ्ते का डोज लिखा था, लेकिन जुगाड़ करके दवाई ले ली, उसको लेते ही गए महीनों, तब तो फिर ये एब्यूज़ किया ना। एब्यूज़ किया तो तुम्हारा दिमाग और शरीर उसकी डिपेंडेंट हो जाएगी, और उसी डिपेंडेंस को क्या बोलते हैं, एडिक्शन की स्टेज। जो भी दवाइयाँ लेते हैं वो सब दवाइयाँ बॉडी के किस हिस्से में जाके काम करेंगे, उस हिस्से के सेल्स के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई भी दवाई या नशे की चीज़ आप लगातार उसका डोज बढ़ाते जाते हो तो सेल के रिसेप्टर्स जो होते हैं फिर वो लो डोज पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। जब तक हाई डोज नहीं दोगे तब तक असर नहीं पड़ेगा और बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी कि अब बॉडी तभी काम करेगी, दिमाग तभी काम करेगा जब तुम उसको ये केमिकल दोगे। इसी स्टेज को क्या बोलेंगे, एडिक्शन की स्टेज आ गई। अब तो भैया नशे की लत के शिकार हो गए कि बिना शराब पिए तो नॉर्मल ही नहीं महसूस करोगे, सिगरेट पिए बगैर आदमी काम ही नहीं कर पाएगा, या एंटी डिप्रेसेंट जो डॉक्टर ने कहा था उसको इतना मस्ती से इस्तेमाल किया कि अब बस उसके बगैर जो है काम ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत अच्छी ब्रांच होती है एमबीबीएस के बाद एमडी इन साइकियाट्री। केजीएमसी का साइकियाट्री डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया, बहुत फेमस, पूरे देश के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किए हुए लोग एमडी इन साइकियाट्री करना चाहें तो उनका प्रेफरेंस होता था केजीएमसी में साइकियाट्री में एमडी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। पूरा एक अस्पताल ही है साइकियाट्री वार्ड का। ड्रग एडिक्शन क्या है, ए स्टेज ऑफ ब्रेन और बॉडी
which demands for the continuous presence of a chemical's high dose because their receptors threshold chemical concentration needed has been increased। यानी कि थ्रेशोल्ड केमिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल की मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे कि रिसेप्टर असर करें वो इंक्रीज कर गई तो अब लो डोज से असर ही नहीं पड़ेगा कि चल भैया हल्का हल्का 2 पैक बना देते हैं, तुझे दारू पीनी है तो हल्का हल्का 2 पैक, क्या मतलब 20-25 ml का एक पैक बना दिया, 20-25 ml का 2 पैक ना, इसका तो असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ने रिसेप्टर का थ्रेशोल्ड इतना हाई कर लिया कि अब तो कम से कम जो है ना उसको एक फुल बोतल का आधा मिलेगा तब पता चलेगा। तो यार अपने दिमाग के इसलिए ये बना लिया है, चल पी के दिमाग को तो सेटिस्फाई कर लिया, लीवर का क्या करेगा। यही स्थिति होती है एडिक्शन की। और जिस आदमी ने डिसाइड किया कि वो 2 पैक 25-25 ml के लेता है, इससे ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहे जितना मज़ा आए, तो वो सारी ज़िंदगी पीते, उनको कभी एडिक्शन नहीं होता, ना कोई बीमारी ना कोई बुरा असर, मतलब ना कोई बीमारी इससे संबंधित लीवर सिरोसिस नहीं हो जाएगी कि थोड़ी सी शराब पी ली तो उससे लीवर सिरोसिस, ना ऐसा नहीं होता। ये साइंस है और साइंस का क्या होता है, सच होता है। तो बीइंग ए पर्सन ऑफ साइंस मेरा फ़र्ज है तुम्हें सच बताना, मैं किसी की झूठी तरफदारी या झूठी बुराई नहीं कर सकता है। ड्रग एडिक्शन ए स्टेज ऑफ ब्रेन और बॉडी विच डिमांड्स फॉर द कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल्स हाई डोज बिकॉज देयर रिसेप्टर थ्रेशोल्ड केमिकल कंसंट्रेशन नीडेड हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अब पढ़ें कॉजेज ऑफ एडिक्शन। ये स्पेशली इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंट एज ग्रुप जो होती है वो रिस्क में होते हैं। अब एडोलेसेंस की एज ग्रुप क्या होती है, 16, 17, 18 साल की उम्र जो होती है, टीन एज 16। क्योंकि ये जो उम्र है इस समय अचानक बॉडी में और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो वजह क्या है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कि ये क्या होता है। दूसरा क्या कि जो मीडिया हैं, टीवी, फिल्म्स, इंटरनेट, क्या होता, हम लोग टाइम में भाई पिक्चरें देखते थे, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, क्या ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी, इसका क्या रिलेशन है। अब पर्दे पर रजनीकांत आते, क्या ज़बरदस्त सुपर हीरो लगते, उनको एक स्टाइल क्या करते थे, हाथ में सिगरेट लेते और यूँ उड़ाते हवा में, वो ऐसे से उड़ते उड़ते आकर के उनके मुंह में गिरता, सामने विलेन हंसता, उसकी दांत में यूँ माचिस से जलाते और अपने आप सिगरेट जला लेते। यार ज़बरदस्त सुपरस्टार लगते हैं, बच्चे ये देखेंगे ना तो वो लोग जो उनके दिमाग में रोल मॉडल हीरो हैं, उनको लगता है चल सिगरेट हम भी पीते हैं, स्टाइल करते हैं। तो अब कानून क्या बन गया कि या तो नशे का प्रयोग होते हुए आप पर्दे पे दिखाइए नहीं, लेकिन जब दिखाते भी हैं तो लिख देते हैं क्या, सिगरेट पीना या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चीज़ें इन इमेच्योर जो कोरा कागज़ जैसा दिमाग है वहाँ पर इमेज बनाती हैं। और क्या, फ्रेंड सर्किल, कितनी गंदी चीज़ें तो बच्चे जो है ना फ्रेंड सर्किल से सीखते हैं। कोई एक भाई सिगरेट पीता और दूसरा उदास बैठा, कभी क्या उदास बैठा, मूड खराब है, ले एक जरा सुट्टा मार दे, कभी सारे गम गायब। गलत संगति।
तो घर के संस्कार अच्छे हैं, लेकिन बच्चे को ये भी देखना है कि इसकी दोस्ती कैसे लोगों से है। घर से ज़्यादा टाइम बाहर बिताता है तो बाहर का माहौल वो असर करता है। और क्या, ओवर प्रेशर, बच्चे पे अननेसेसरी प्रेशर बनाना, यहाँ कुछ बात बताऊंगा। प्रेशर कैसा कि भाई एक क्लास में हमने तो एक क्लास 150, 200 बच्चों की पढ़ाई है, और जब हम एक ही टीचर पढ़ा रहा है एक ही चैप्टर को, सबको सब सेम पढ़ाया ना, लेकिन जब उसी चैप्टर पर टेस्ट लेते हैं तो कोई बच्चा तो 95% लाया और कोई 25% भी नहीं ला पाता है, जबकि सबको सेम टीचर ने बनाया। एक्चुअली जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हर स्टूडेंट, हर बच्चे का दिमाग भी एक जैसा नहीं होता है, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो ये कहना कि वो फलाना तो टॉप कर गया तू भी टॉप कर, एक प्रेरणा देने के लिए उदाहरण देना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर पाना, इतना प्रेशराइज कर देना कि बच्चा बहुत मेंटल प्रेशर में आ जाए, ये ठीक नहीं। ऐसे माहौल को अवॉइड करना सीखें। और ऐसा माहौल जो है एक्चुअली घर वालों से ज़्यादा अगल बगल पड़ोस वाले रिश्तेदार वाले बनाते हैं। कौन सा अटेम्प्ट है, तीसरा बार मेडिकल एंट्रेंस दिया, अभी भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इन लोगों को अवॉइड करिए जो नेगेटिव फीलिंग देते हैं, जो अनड्यू प्रेशर देते हैं। ये बाय पीयर्स और क्या नेबर्स, सोसाइटी, ये प्रेशर बनाती है। तो हर बच्चे का, हर विद्यार्थी की अपनी अलग स्टेमिना होती है, अलग क्षमता होती है और अलग पर्सनालिटी होती है, अलग टैलेंट होता है। आपको हम अच्छे एग्जाम्पल दे करके उनके जैसे बनने की प्रेरणा दें सही भाषा में, ये ठीक है। अगर बच्चा हर क्लास को ठीक तरीके से अटेंड कर रहा है और हर टेस्ट को सही तरीके से देता है, सेल्फ प्रैक्टिस रिवीजन भी करता है घर में, यानी एक विद्यार्थी की जो फर्ज है वो सब पूरा कर रहा है, इसके बावजूद भी उसके स्कोर कम आते हैं तो उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी ये जो आदत है ईमानदारी से मेहनत करने की, ये और आगे कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा परिणाम देगी। हमारे तमाम दोस्त जो डॉक्टर नहीं बन सके, मेडिकल एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई कर सके, ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हैं, वो किसी और रास्ते में उनकी ईमानदारी, लगन और मेहनत सफलता दी उनको। आज के एक परीक्षा की असफलता अगले परीक्षा में भी असफलता दे, ये गारंटी नहीं देती है। पूरी ज़िंदगी ही एक इम्तहान है, एक फेल हुए तो अगला इम्तहान पास होंगे, ये सोचें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ओवर प्रेशर, पीयर सोसाइटी, किस लिए? फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस। यह खिलाड़ी जो होते हैं इनके ऊपर इतना प्रेशर पूरे देश का रहता है कि अगर कोई क्रिकेटर चला गया, वो 0 पे आउट हो गया, अगर कहीं फिर खुला मिल जाए तो उसको जना लोग जाने का जीने नहीं देंगे, खींच खींच के पत्थर मार डालेंगे। कई खिलाड़ी इस प्रेशर में, मेंटल प्रेशर में आकर के नशे का इस्तेमाल किया और पकड़े गए डोप टेस्ट में। तो कभी इंसान को दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की निगाह में हीरो बनने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब की वजह से जो है ना एडिक्शन पे यानी नशे की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। ये जितनी भी चीज़ें बताई, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे विचार हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यही बातें इस सब्जेक्ट के कंटेंट हैं। तुम अपनी एनसीईआरटी किताब देख लो, उसमें यही सब लिखा जो मैंने तुम्हें भाषण दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। एक्चुअली ये उपदेश का ही एक पूरा 2-3 पन्ने हैं। फिर एडिक्शन बाय स्पोर्ट्समैन, एडिक्शन बाय स्पोर्ट पर्सन, जो भी मैंने कहा कई खिलाड़ी जो है ना मादक द्रव्य के यानी एडिक्टिव ड्रग्स के सेवन करते हुए पकड़े गए। डायूरेटिक्स इसके इस्तेमाल किए, और क्या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये बॉडी में मसल बल्क बढ़ाते हैं, पावर बढ़ाते हैं, इंक्रीज मसल बल्क एंड स्ट्रेंथ।
और इसके अलावा कुछ हेलुसिनोजेंस एटसेट्रा। अब स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना, अगर एडिक्शन ड्रग एडिक्ट होते हैं तो इनमें सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स ये आते हैं कि इनके सनकी टाइप के हो जाते हैं, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, और इरिटेबिलिटी, इनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, अनस्टेबल मूड हो जाता है, बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है, और इनमें सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेंगे तो जो अपने नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन है, उनकी कमी होने लगती है। तो इन मेल्स में क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया स्टार्ट हो जाएगी। गायनेकोमेस्टिया मतलब कि मेल्स में ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना। मेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट, गायनी मतलब फीमेनाइन कैरेक्टर इन मेल्स। और क्या, रिड्यूस टेस्टिकल्स छोटे हो जाएंगे, एंड ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम होने लगेगा, सेक्सुअल एबिलिटी कम होना, इम्पोर्टेंस ये हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर ये हो सकते हैं। इन फीमेल्स में एनलार्ज क्लाइटोरिस बड़ा हो जाए मेल्स के पेनिस की जैसे। और क्या, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, फिर क्या, स्टेरिलिटी हो जाना कि अब महिला जो है ना बच्चे पैदा करने लायक नहीं रही, ये सब लास्ट में हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ही है, अगर वो एडिक्शन का शिकार है तो कुछ सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन जो आते हैं, ये क्या आते हैं विद्यार्थियों में? एडिक्शन के सिम्टम्स, सबसे पहले बिहेवियर चेंज की। विद्यार्थी का, बच्चे का यूजुअल बिहेवियर नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा है, उदास, अकेला बैठा रहता है, और ज़रा सा पूछो तो भड़क जाएगा, और ऐसी चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं लेता जिसका उसको बहुत शौक था, कि म्यूजिक में इंटरेस्ट था, गिटार बजाता था, महीनों हो गए गिटार उठाएगा नहीं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा स्कूल न जाना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये सब सिम्टम आते हैं। तो फिर इसको पहचानने के लिए अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, जो कि बहुत ही रेयर, और गार्जियनशिप अच्छी मिलनी चाहिए कि खूब अच्छी तरह से काउंसलिंग करें और बच्चे को प्रेशर से निकालें। और हम जैसे टीचर्स का बहुत रोल होता है इसमें। और मुझे खुशी है कि मैंने कई अपने विद्यार्थियों को डिप्रेशन से बाहर निकाल करके उनकी हेल्प करी, और फिर अपने सही लाइन पे आए और वापस मेडिकल एंट्रेंस तैयारी करके सेलेक्ट हुए और डॉक्टर बने। अब तो प्रैक्टिस में भी हैं कि एक बार दो बार मेडिकल एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही चली गई, और ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं। उस समय काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो डी एडिक्शन जो है ना, शुड बी स्लोली विथ टेपरिंग डोज, यानी कोई भी चीज़ जिस पे डिपेंडेंट है उसको अचानक से नहीं छुड़वा सकते आप, कि शराब रोज़ पीता और अचानक उसकी शराब बंद कर दो, बेचारा मर जाएगा। तो ये कसम है कि आज के बाद तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे, ये ठीक नहीं है। कसम है कि तुम शराब को धीरे धीरे कम करते हुए छोड़ दोगे। तो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जो डी एडिक्शन करवाते हैं। डॉक्टर्स उनके केयर में शराब का नशा हो, सिगरेट का हो, सब छुटाया जा सकता है। तो टैपरिंग करते हुए यानी डोज को धीरे धीरे कम करते हुए छुटवाएंगे, किस लिए? टू अवॉइड हैटल यानी जानलेवा विड्रॉल सिंड्रोम,
किसी नशेबाज का नशा अगर आप अचानक छुड़वा दोगे, वो बेचारा नशे से नहीं, नशा छुड़वाने की वजह से मर जाएगा। अचानक नशा हटा दोगे तो विड्रॉल सिंड्रोम क्या आ जाएंगी कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पूरी बॉडी शेकिनेस, कांपती रहेगी और चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएगा, यहाँ तक कि मर भी सकता है। रेस्टलेसनेस एटसेट्रा। इसलिए डी एडिक्शन बहुत धीरे धीरे करके डोज की टेपरिंग करते हुए वो की जाती है। और इसके साथ साथ क्या, साइको काउंसलिंग करना कि जीत और हार, चाहे वो खेल हो या ज़िंदगी कोई जंग हो, एग्जाम में सफलता या असफलता, ये दोनों बराबर की सच्चाई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सफलता की खुशी की उम्मीद करते हैं तो आपके अंदर साहस होना चाहिए असफलता का दर्द भी बर्दाश्त करने का, तब तो आप एक परफेक्ट इंसान हैं, नहीं तो फिर आप एक कमज़ोर इंसान हैं। बिजनेस करते हैं और सिर्फ अगर फ़ायदे की सोचें और अगर नुकसान झेलने की आपके अंदर ताकत नहीं, साहस नहीं, फिर आप कायर हैं। ये एक तरह की काउंसलिंग है, यानी इंसान को जो असफलताएं हैं उनको भी स्वीकार करने की ताकत जगाना, मोटिवेशन, ये होती साइको काउंसलिंग। तो नशा छोड़ने में हेल्प करेगा। यानी काफ़ी समय, काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। इसके भी एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के साथ फैमिली मेम्बर, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे टीचर्स, ये सब हेल्प कर सकते हैं। एक बार NCERT पढ़ो और यही सारी बातें इस चैप्टर के कंटेंट जो मैंने तुम्हें पढ़ाया। अभी मैं अनम्यूट करता हूँ तुम्हें और उसके बाद जिसको जो डिस्कस करना हो फिर मैं यहाँ अवेलेबल हूँगा।